आज का चैप्टर पढ़ोगे तो कहोगे पूरा ज्ञान हमें मिल गया। तो आइए और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वितरण मतलब बंटवारा होता है, घनत्व ऐसे पढ़ेंगे जैसे जनसंख्या हो गया, कौन क्षेत्र में कितना आबादी है। ठीक है, और उसके बाद वृद्धि, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो इन सब को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिचय, फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि जानेंगे, फिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जानेंगे, फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हम लोग देखेंगे। तो ये सब आपके टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से आज देखना है। सबसे पहले परिचय करते हैं, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम समझेंगे लाडलो कि जनसंख्या क्या होता है ना। सबसे पहले जानेंगे यही कि जनसंख्या क्या होता है। तो देखेंगे जनसंख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाता है। किसी स्थान या क्षेत्र में, जैसे मान लो आपका गांव हो गया जहां, तो एक क्षेत्र है, वो जगह है, कहोगे हाँ जी सर। तो वही कह रहे किसी स्थान या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जैसे मान लो आपका गांव इतना में है, अब इतना में कितने लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। यानी किसी स्थान या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। कहोगे याद हो गया सर। जनसंख्या किसी भी देश की वास्तविक शक्ति और संपत्ति मानी जाती है। यानी जो जनसंख्या है वो देश का क्या होता है, शक्ति होता है, संपत्ति होता है, कह सकते हो, है ना। तो कहोगे ठीक है सर। अच्छा, एक आते हैं आदमी, ठीक है जॉर्ज बी क्रेशी। ठीक है, जॉर्ज बी क्रेशी नामक आते हैं और जनसंख्या को बताते हैं। एशिया के कुछ क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। ये कहते हैं कि एशिया मान लो हो गया, ये मान लो एशिया है, तो एशिया के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र माने कुछ जगह जहां पर आदमी बहुत कम रहते हैं। ये कहते हैं कि लोग बहुत कम रहते हैं। जबकि कुछ स्थानों पर, यानी मान लो कोई स्थान है और भी है एशिया में जहां जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि एशिया मान लो ये हो गया। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है ना। जैसे भारत को ले लो, भारत में ही कितने सारे राज्य हैं या जिला है, तो कहीं ज्यादा जनसंख्या है, कहीं कम है, मतलब कहीं ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं कम लोग रहते हैं। कहोगे हाँ हम समझ गए। तो ये बात कहने वाले थे जॉर्ज बी क्रेसी। तो जॉर्ज बी क्रेसी क्या कहते हैं कि कहीं पर लोग ज्यादा रहते हैं कोई जगह पे, और कोई जगह पे लोग कम रहते हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे लाडलो ध्यान से देखो, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग, अब गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, 90% जनसंख्या रहती है, निवास करती है मतलब। तो ये गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है भाई साहब, ये डिग्री क्या है, ये अक्षांश क्या है, ये सब हमें समझना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्यार से सभी चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर ले रखा है, वैसे अगर आपको दिखाई देगा तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। आजा भैया, काय गुस्सा कर रहे हो, हाय रामा, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा सब चीज। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत प्यार तरीके से, है ना। लाडलो ध्यान से देखना, हर चीज समझ जाओगे। ठीक है, मान लो यह एक पृथ्वी है, कहोगे ठीक है। मान लो एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीच सेंटर होता है, एक लाइन होता है, क्या होता है, एक लाइन होता है, जिस लाइन को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर एक और है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और इसके नीचे एक और लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। सब अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ये मैं आपके पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो आपने देखा। अब एक और चीज, आपने कर्क रेखा देख लिया, मकर रेखा देख लिया और भूमध्य रेखा देख लिया, कहोगे ठीक है। अब ऊपर वाला जो एरिया होता है, इस पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो एरिया है ये, ठीक है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो एरिया है इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कहोगे ठीक है सर, यानी इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें किचड़ी किचड़ी ना हो जाए, है ना, इसलिए थोड़ा सा अलग आते हैं। यही पृथ्वी है, मान लो वही है। ऊपर वाला एरिया जो था यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। अब ये था तुम्हारा क्या था, भूमध्य रेखा, कहोगे ठीक है सर। तो ऊपर एक था कौन रेखा, कर्क रेखा, नीचे था मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है बाबू, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब यहाँ पर जो जो लोग रहते हैं ना उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सांवले काले पाए जाते हैं। यहाँ पर भी भूमध्य रेखा के नीचे और भूमध्य रेखा के ऊपर
यानी कर्क रेखा के अंतराल अंदर में और मकर रेखा के अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और पृथ्वी के सबसे निचले छोर और सबसे ऊपरले छोर में क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती है। कहोगे ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, आपको वैसे दिख रहा है बहुत प्यार तरीके से, है ना। अब एक और मान लो फिगर लेते हैं, मान लो यही पृथ्वी है, जो ये जो भूमध्य रेखा है, कहोगे ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई है, इतना सबको पता होना चाहिए। कहोगे ठीक है, इसलिए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मान लो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो भूमध्य रेखा के कहाँ रहते हैं, ऊपर, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं 90% लोग, और 10% लोग कहाँ रहते हैं, निचले हिस्से में रहते हैं। इतना याद रख लेना भूमध्य रेखा के। कहोगे समझ में आ गया सर हर चीज। अच्छा, एक और फिगर लेते हैं, यहाँ समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये तुम्हारा हो गया भूमध्य रेखा, कहोगे ठीक है, इक्वेटर। अब इससे चलते हैं तो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, मान लो ऐसे पृथ्वी है, कहोगे ठीक है। इधर पूरे के पूरे, अगर ये पूरे भाग की अगर हम बात करें, ये पूरे भाग की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ कितना जनसंख्या है, 90% लोग रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना 90%। लेकिन 20 डिग्री से लेके और 80 डिग्री के बीच में, मतलब 80 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में यहाँ पर जनसंख्या कितना रहती है, 80% जनसंख्या रहती है। इतना बस याद रख लेना है, 90 में 80% जनसंख्या 20 डिग्री से लेके 80 डिग्री के बीच में रहती है। हर चीज आपको मैंने समझा दिया है ना। एक और चीज, महाद्वीप टोटल कितने हैं बाबू, ध्यान से, तो कहोगे 7 गो महाद्वीप है। कौन कौन, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सब आपके क्या है, तो ये सब आपके क्या है बाबू, महाद्वीप है। कहोगे ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा हर चीज। अब यहाँ मैं समझाऊंगा तो आपको टोटल समझ में आएगा। कैसे, देखो, उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में लगभग 90% जनसंख्या रहती है। जैसे हमने पृथ्वी बनाया था, यहाँ 90% जनसंख्या रहती है, नीचे 10% रहती है भूमध्य रेखा के, कहोगे हाँ सर समझ गए, निवास करती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10%, यानी कि यहाँ 10% और उत्तरी गोलार्ध में 90% लोग रहते हैं। ठीक है, विश्व के लगभग 80% जो लोग हैं वो 20 डिग्री से उत्तरी अक्षांश में 60 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश के मध्य में रहते हैं। मतलब 20 ले यहाँ 60 तक, सॉरी, यहाँ पर जो मैंने फिगर लिखा है, यहाँ 20 ले 60 तक, 20 ले 60 तक के बीच में 80% लोग रहते हैं। कहोगे कोई बात नहीं है सर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में विश्व की लगभग 21% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका, है ना, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब 7 गो महाद्वीप जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें दक्षिणी अफ्रीका कह रहा है, यूरोप कह रहा है और अफ्रीका कह रहा है। यहाँ पर 21% जनसंख्या जो है पूरे विश्व की वो है। ठीक है, जबकि इनका क्षेत्रफल काफी अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा इनका जगह है, कह सकते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग 33% भूभाग पाए जाते हैं, यानी भूमि वाली जगह पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में, जो 7 गो है। लेकिन यहाँ दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। टोटल दुनिया की आबादी में से जो 7 गो महाद्वीप है वहां पर 60% लोग रहते हैं, यानी कि 7 गो महाद्वीप में दुनिया भर से 60% लोग केवल वही रहते हैं। विश्व के लगभग 65% लोग समुद्र तट के 500 किलोमीटर के भीतर रहते हैं। 500 किलोमीटर समझते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, कह रहा है ये पृथ्वी हो गया, ये समुद्र हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, कहोगे ये समुद्र हो गया सर। समुद्र से तुम 500 किलोमीटर की दूरी पर चल जाओ, हर तरफ मान लो 500 किलोमीटर दूर चल जाओ, इसी के अंदर में लोग रहते हैं 500 किलोमीटर तक। क्यों, क्योंकि मौसम सही रहेगा, पानी उनी सब चीज मिल जाएगा, इसीलिए लोग रहते हैं कि, है ना, अच्छे तरीके से नेचर उचर हर चीज। तो याद रखना कि समुद्री तट से 500 किलोमीटर की दूरी तक ही इंसान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कहोगे ठीक है सर, याद रख लेना 65% लोग, है ना, समुद्र से 500 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। क्लियर है। अर्थात यदि समुद्र के किनारे लगभग 500 किलोमीटर तक का भाग देखा जाए तो दुनिया की अधिकांश आबादी वहीं पाई जाती है। तो बहुत सही है कि 500 किलोमीटर तक ही, समुद्र से 500 किलोमीटर दूर चल जाओ तो वहां तक 65% लोग रहते हैं पूरे विश्व का। तो हर चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर संघाई यानी चीन और तथा टोक्यो यानी जापान समुद्र के निकट स्थित है। यानी न्यूयॉर्क
संघाई टोक्यो यानी जापान चीन अमेरिका, ये समुद्र के नजदीक में आता है, 500 किलोमीटर के नजदीक में। समझ गए हो ना बाबू, हर चीज कहोगे हाजी सर मजा आ रहा है। तो जियोग्राफी मजा आएगा, मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, हर चीज याद कराते चलूंगा। बस ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, है ना। ऐसा क्यों होता है कि भैया समुद्र के 500 किलोमीटर है ना तक लोग ज्यादा रहते हैं, 65% लोग रहते हैं। समुद्र के किनारे बंदरगाह होने के कारण व्यापार और यातायात की सुविधा यानी आने जाने की सुविधा आसानी से मिल जाती है। यहाँ मछली पकड़ने तथा अन्य समुद्री संसाधनों की उपलब्धता होती है, मतलब लोगों को आसानी से मिल जाती है, और भी कुछ चीजें चाहिए होता है तो। समुद्री क्षेत्रों का जलवायु सामान्यतः अनुकूल रहता है। प्राचीन समय की अधिकांश सभ्यताओं का विकास जल के स्रोतों के पास ही हुआ था। मतलब पुराने समय में देख लो, जितनी भी सभ्यता थी वो सब जल के किनारे थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सब नदी के किनारे थी। कहोगे हाजी सर, तो जहां पानी का सोर्स रहेगा उसके आसपास ही सभ्यता रहेगी, यानी लोग रहेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि विश्व के लगभग 80% लोग समुद्र तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे यहाँ समझिएगा ध्यान से मेरे लाडलो, जैसे ये मैंने दूरी की बात करी कि 500 किलोमीटर दूर तक लोग रहते हैं, लेकिन मान लो ये समुद्र है, तो समुद्र मान लो लोग यहाँ रहते हैं 500 मीटर ऊंचा। जैसे हम लोग मान लो समुद्र का लेयर यहाँ है, हम लोग धरती पर हैं, तो जो समुद्र मान लो इधर समुद्र है, तो जो पानी मान लो इसका यहाँ तक है और हम लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चापाकल गलाते हैं, बोरिंग गलाते हैं, समरसेबल गलाते हैं, तो कम से कम 500 मीटर होना चाहिए लेयर। ठीक है, यानी कि धरती के ऊपर हम लोग कितने रहते हैं, 500 मीटर ऊपर रहते हैं समुद्र के लेयर से। तो ये याद रख लेना, तभी हमें पानी मिल जाती है। 500 किलोमीटर दूर रहते हैं और समुद्री क्षेत्र से 500 मीटर ऊपर रहते हैं धरती पर। कहोगे ठीक है सर, दोनों में अंतर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या समतल और निचले मैदानी भागों में रहती है। ठीक है, समतल भाग में रहती है, नीचे लेयर होता है पानी का, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग बसे होते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा। 500 मीटर से ऊपर चल जाएंगे, कल गलवाएंगे कहाँ से मिलेगा, बोरिंग गलवाएंगे, पानी उन्हीं लेयर नहीं मिलेगा ना, पहाड़ क्षेत्र पर रहेंगे तो, इसलिए कम लोग रहते हैं। लेकिन समतल जगह पे यानी कि बराबर जगह पे या निचले मैदानी भागों में, यानी कि गड्ढा हो, खाला हो, है ना, वहां लोग ज्यादा बसते हैं। मौसम सामान्यतः रहने योग्य और अनुकूल रहता है। मौसम भी अच्छा खासा रहता है जब हम 500 मीटर दूर रहते हैं तल से समुद्र के। प्राचीन काल की अधिकतर सभ्यताओं का विकास जल के स्रोतों के आसपास हुआ था, क्योंकि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल, उपजाऊ भूमि तथा अनुकूल जलवायु आसानी से उपलब्ध होती है, इसीलिए वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मतलब पानी का सोर्स मिल जाता है तो इसलिए जनसंख्या ज्यादा रहती है। कहोगे ठीक है सर, हम समझ गए काफी अच्छे तरीके से। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में तथा सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, याद रख लेना, जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है ना, जनसंख्या ज्यादा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कम। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कम क्या जनसंख्या, है ना, निवास करती है। तो ऐसी भी आपको याद हो गया होगा, एशिया में ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में कम जनसंख्या निवास करती है, तो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से आप बता दोगे। अब यहाँ पर हमने तैयार किया है बहुत सुनहरा, बहुत ही प्यारा, बहुत मेहनत लगा है ना। विश्व के 10 अधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन है भाई, 10 गो कौन कौन है देख लेते हैं। विश्व के, है ना, ज्यादा जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, तो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और ठीक है इथियोपिया। तो यहाँ पर है कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश। और कौन है, पीडीएफ पे आप याद करोगे, रूस और मैक्सिको। क्लियर है, हाँ, तो अच्छे से इसे याद आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर दिया है कि महाद्वीप स्तर पर जनसंख्या, महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या अगर हम देखेंगे, महाद्वीप आपको पता है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक 60% जनसंख्या निवास करती है। ये तो आपको पता है कि एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, है ना, निवास करती है। कहोगे हाजी सर। अच्छा, अब जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि अभी तक आप जितने कुछ पढ़ते आ रहे हो सब इजी लेवल तक पढ़ते आ रहे हो, है ना, मस्त तरीके से। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे जनसंख्या घनत्व बाबू, ठीक है ना। किसी क्षेत्र के प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी क्षेत्र के प्रति 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में जनसंख्या मान लो रह रही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, याद रख लेना। या दूसरा हम कह सकते हैं कि किसी स्थान की कुल जनसंख्या उसकी कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब किसी स्थान की कुल जनसंख्या, मान लो ये जगह है, इसकी कुल जनसंख्या और उसकी कुल क्षेत्रफल, यानी ये पूरा क्षेत्रफल और उसकी पूरी जनसंख्या के अनुपात को, यानी कि जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो जनसंख्या घनत्व उसे हम कहते हैं। जैसे गणना का सूत्र अगर हम कहें तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कुल जनसंख्या बटा में कुल घनत्व। इसे जनसंख्या घनत्व अगर आपको निकालना होगा बाबू, तो सबसे पहले कितनी जनसंख्या है अब बाटा में कुल घनत्व कितना है ये रखोगे, आपका निकल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है और सबसे कम मंगोलिया का है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेगा सबसे ज्यादा बांग्लादेश, है ना, सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश बताना है, और सबसे कम अगर कहेगा तो मंगोलिया बताना है। चलो याद करो, सबसे ज्यादा कहेगा तो क्या बताओगे, बांग्लादेश, सबसे कम कहेगा तो मंगोलिया, यानी बाम, झंडू बाम मत लगा लेना, हाँ बाम, बांग्लादेश, है ना मंगोलिया कहोगे सर याद हो गया हमें, है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि जहां याद करने वाली चीजें होती है मैं वहां टूट पड़ता हूँ उस पर। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, यानी जहां ज्यादा जनसंख्या है वो क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। उच्च जनसंख्या, दक्षिणी पूर्व एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया की बात करें, है ना, पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें जैसे भारत, बांग्लादेश, चीन, कुल हिस्सा इंडोनेशिया, यहाँ जमीन उपजाऊ है, पानी और मौसम खेती व रहने के लिए अच्छा, है ना, इसलिए लोग ज्यादा है। मतलब ज्यादा लोग कहाँ कहाँ है, भारत में, बांग्लादेश में और चीन में, है ना, क्योंकि और इंडोनेशिया का ये हिस्सा है कह सकते हो। यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, पानी भी मिल जाता है और मौसम भी अच्छा है खेती वगैरह करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत आता है, बांग्लादेश आता है, चीन आता है, इंडोनेशिया आता है, कहोगे ठीक है सर। उत्तर पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, यहाँ उद्योग यानी व्यापार ज्यादा होता है, ठीक है, और सुविधाएं अच्छी रहती है, इसलिए जनसंख्या घनी है, मतलब ज्यादा है। घनी का मतलब ज्यादा है, यानी आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यूरोप में लोग क्यों ज्यादा है, क्योंकि व्यापार का साधन है। और दक्षिण पूर्व एशिया में लोग ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर खेती करने के लिए चाहे मौसम अच्छा है चाहे पानी मिल जाता है, कहोगे ठीक है। और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे आप कह सकते हो उत्तर पूर्वी में आता है ना अमेरिका, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन हो गया, यहाँ उद्योग व्यापार और रोजगार के अवसर अधिक है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा है। क्लियर है, कहोगे ठीक है सर, हम अच्छे से समझ गए हैं। तो लोग क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग रोजगार व्यापार ये सब, यानी कि नौकरी वगैरह मिल जाती है अच्छे तरीके से, और बिजनेस वगैरह लोग कर लेते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से देख लिया। उच्च जनसंख्या वाला आपने देख लिया, यानी जहाँ ज्यादा जनसंख्या है, कहोगे ठीक है। अब निम्न देखेंगे, यानी जहाँ जनसंख्या कम है ना, जैसे कि सहारा मरुस्थल, ठीक है, अमेजिन बेसिन, पश्चिमी साइबेरिया और इंडीज पर्वत, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ अत्यधिक गर्मी, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, शुष्क जलवायु तथा पानी की कमी होती है। जलवायु बहुत कम मिलेगा, यानी जलवायु का साधन कम है, जल का साधन आप कह सकते हो कम है, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। अच्छा, अमेजन बेसिन में क्यों पाई जाती है, घने वन है, क्योंकि अमेजन के जंगलों का नाम आपने सुना होगा, सुना है, अच्छा ठीक है, तो घने जंगल हैं, ठीक है, अधिक वर्षा तथा कृषि में कठिनाई के कारण यहाँ लोग कम निवास करते हैं, ठीक है। और पश्चिम साइबेरिया की बात करोगे तो अत्यधिक ठंड, बर्फबारी तथा कृषि की कमी के कारण, यानी कि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ गिरता है और कृषि नहीं हो पाती है, खेती नहीं हो पाती है, इसलिए जनसंख्या कम रहती है। और इंडीज पर्वत की अगर हम बात करेंगे, ऊंचे पर्वत है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा पर्वत है, ठंडा मौसम रहता है हमेशा, पतली वायु, है ना, यानी बहुत ही एकदम ठंडी ठंडी हवायु बहती है, तथा खेती में कठिनाई होने के कारण यहाँ लोग कम रहते हैं। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। जन शून्य क्षेत्र ऐसे इलाके जहाँ मौसम, जमीन या पानी की स्थिति के कारण लगभग कोई लोग ही नहीं रहते, ठीक है, जन शून्य क्षेत्र। तो आगे भी कह रहा है कि ऐसे इलाके जहाँ मौसम, जमीन और पानी की स्थिति के कारण, यानी जहाँ मौसम खराब है, जमीन नहीं है ना, कह सकते हो,
ठीक है, पानी की कमी है तो लोग बहुत कम रहते हैं। जैसे यहाँ पर कहाँ कहाँ लोग, जैसे आप कह सकते हो अंटार्कटिका में लोग कम रहते हैं, साल भर बर्फ गिरता है, बेहद ठंड गिरता है, यहाँ रहने लायक नहीं होता, इसलिए अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, है ना। ग्रीनलैंड में भी कम लोग रहते हैं, इससे बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठंडा, खेती है ना असंभव है, अनसंभव यानी असंभव है। साइबेरिया के उत्तरी टुंड्रा प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, हमेशा बर्फ, ठंड, खेती मुश्किल होती है। सहारा और कालाहारी मरुस्थल की बात करोगे तो गर्म ज्यादा पड़ता है, सूखे रहते हैं और पानी नहीं मिलता है। अरब और थार मरुस्थल की बात करोगे तो गर्म, रेती, पानी की कमी, वहीं रेत यानी कि गर्म बालू उलू रहता है। अटाकामा मरुस्थल की बात करोगे तो बेहद सूखा, बारिश बहुत कम होती है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल की बात करोगे तो सूखा, गर्म, पानी की कमी लगभग हर जगह है। अच्छा, यहाँ पर दिया है कि महाद्वीप स्तर पर जनसंख्या वाले अधिक से कम, यानी एशिया है अधिक है, अफ्रीका, यूरोप, मतलब सबसे ज्यादा एशिया में जनसंख्या है, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, मतलब ज्यादा से कम होते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना, यानी अधिक से कम, यानी कि सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, 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 फिर उससे कम। तो एशिया में सबसे ज्यादा है। महाद्वीप स्तर पर जनसंख्या की बात कर रहा हूँ मैं, जो महाद्वीप है आपके 7 गो, तो सबसे ज्यादा महाद्वीपों में जनसंख्या कहाँ है, फिर उससे कम कहाँ है, फिर उससे कम कहाँ है। जैसे मान लो एशिया में सबसे ज्यादा है, तो उससे कम अफ्रीका में, फिर उससे अफ्रीका से कम यूरोप में, यूरोप से कम उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका से कम दक्षिण अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अंटार्कटिका में। ठीक है, मतलब एशिया को ई ले सूचित करो, छोड़ो, ए से सूचित करो, अफ्रीका को ए ले सूचित करो, यूरोप को वाई से सूचित करो। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, इसको ऐसे रख दो, फिर ऑस्ट्रेलिया एएस लिख दो, फिर उसके बाद अंटार्कटिका एएन लिख दो, यानी कि AAYUDAS और AN। इस तरीके से आपको महाद्वीप के टोटल नाम याद हो जाएंगे। क्लियर? चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या वितरण, यानी जो जनसंख्या वो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला है भौगोलिक कारक। क्या है? भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में जैसे सबसे पहला आता है जल की उपलब्धता। ध्यान से देखेंगे, जल जीवन का मुख्य आधार है, इसलिए लोग उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहां पानी आसानी से उपलब्ध हो, यानी मिल जाए। इसी कारण नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, मतलब जहां नदी है तो वहां पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, तो जल की उपलब्धता होती है। दूसरा कारण, यानी लोग ज्यादा रहने का कारण क्या है, तो पहला है कि जल की उपलब्धता, यानी कि जल जहां मिल जाए वहां लोग ज्यादा रहेंगे। दूसरा भू आकृति, यानी स्थल का स्वरूप, जैसे भू है यानी कि जो जमीन है वो कैसा है, समतल है या कैसा है, रहने योग्य है, तो वैसे लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा, यानी पर्वत की अपेक्षा, यानी पर्वत में लोग नहीं रहते, लेकिन उसकी अपेक्षा करेंगे तो मैदानी भागों में घर बनाना, जैसे कि खाली जगह हो गया तो वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, घर बनाते हैं। खेती करना, खेती वहां कर लेते हैं। सड़कें तथा उद्योग स्थापित करना, यानी सड़कें बना लेते हैं, उद्योग बिजनेस खोल देते हैं, आसान होता है ये सब करना, इसलिए मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। पूछेगा आपसे कि पर्वत और मैदानों में से जनसंख्या किसमें ज्यादा पाई जाती है, या लोग कहाँ ज्यादा रहते हैं, तो आप कहोगे मैदानी क्षेत्र में। आपको भी पता है कि पर्वत में कोई नहीं रहेगा भाई, पानी की कमी रहेगी, है ना। हाँ, मुख्य तो पानी ही है। सी नंबर का है मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी, मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए तब तो लोग रहेंगे ना। तो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, मतलब खेती अच्छे से आप कर सको, फसल अच्छा उगा सको। जैसे दोमट मिट्टी, क्योंकि दोमट मिट्टी में खेती अच्छी होती है, कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मानी खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है लाडलो, याद रख लेना। इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, यानी कि उपजाऊ वाले क्षेत्रों में, मतलब जहाँ खेती हो सके वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, और अगला पॉइंट है जलवायु, यानी कि मौसम। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में रहना कठिन होता है, यानी कि जहाँ जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो वहां लोग नहीं रहना पसंद करते, या मान लो हमेशा वहां पर ठंडा गिर रहा है तो वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते। जबकि शीतोष्ण और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, मतलब जहां पर मौसम क्या होता है, अनुकूल होता है, कभी ठंडा हो गया कभी गर्म हो गया, कुछ महीने ठंडा कुछ महीने गर्म कुछ महीने बरसात, जैसे हम लोगों का मौसम है, जहां आप रहते हो वहां का मौसम है, तो ऐसे जगह पे लोग ज्यादा रहते हैं। तो पहला में आपने बहुत चीज देखा। दूसरा है आर्थिक कारक, क्योंकि हम लोग कारक देख रहे हैं, तो दूसरा हमारा आर्थिक कारक है। अब इसके अंदर भी कुछ A B C करके पॉइंट आएंगे। जैसे सबसे पहला है खनिज।
जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां उद्योग का विकास होता है, रोजगार की सुविधा मिलने के कारण लोग वहां जाकर बसते हैं। ठीक है, तो कहोगे हाँ जी सर, तो खनिज के रूप में बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो खनिज के रूप में लोग कृषि कर लेते हैं, कहीं कहीं आपको आयरन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जमीन से निकलता है पेट्रोल डीजल ये सब। ठीक है, भारत का छोटा नागपुर पठार जिसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है, खनिज का एक अहम स्रोत है। दूसरा है नगरीकरण। ये नगरीकरण क्या होता है? शहरों में रोजगार, शिक्षा, अस्पताल और यातायात, यातायात का मतलब होता है आने जाने की सुविधा तथा संचार जैसी यानी बातें करने की सुविधा अच्छी होती है। इसी कारण लोग गांव से शहर की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। तो याद रखना नगरीकरण क्या है, जैसे लोग गांव से स्विच करते हैं और शहर में जाके बसते हैं, क्योंकि शहर में क्या होता है, अच्छा शिक्षा मिलता है, रोजगार यानी जॉब मिल जाती है, यातायात मतलब आने जाने की सुविधा अच्छी होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत चीजें आपको मिलती है। अगला है औद्योगिकीकरण। ठीक है, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के आपको जॉब मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग बिजनेस करते हैं, उद्योग करते हैं, नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो आपने क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर दिया, हमने किसानी करके और अपना मान लो सीड्स का बिजनेस कर लिया, तो अलग अलग लोग उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहोगे ठीक है। जैसे कारखानों में काम, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा तथा शिक्षण आदि ये सब के लिए जॉब मिलता है। तो औद्योगिकरण से आप समझ गए हो। जापान को कोबे ओकासा क्षेत्र माना गया है, तो एक एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक आता है वह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या मतलब आप समझ रहे हो लोग, मतलब कौन क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या हो गया। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तुम्हारे घर में पहले 4 लोग थे, अब 6 लोग हो गए, अब फिर 8 लोग हो गए, समझ रहे हो ना। तो जनसंख्या क्या है, वृद्धि है, यानी कि बढ़ रही है। अब यहाँ कह रहा है कि जब किसी गांव या नगर या देश की जनसंख्या सब समय के साथ बढ़ती है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। गांव में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में, शहर में, जिला में, राज्य में, तो उसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे 2001 की बात करें तो हमारे भारत में 103 करोड़ आबादी थी। ठीक है, वैसे तो मेरे को भारत का नक्शा नहीं आता, बट आई विल ट्राई, कैसा भी मान लो, सीख लेंगे हम। ठीक है, मान लो यहाँ पर 103 करोड़ लोग थे, कब, 2001 में। ठीक है, लेकिन अब 2011 की अगर बात करोगे तो 121 करोड़ हो गया था। 2011 में कितना हो गया था, 121 करोड़, यानी 103 से 121 करोड़। अब 2026 में कितना हो गया, सोचो, गूगल करो जाओ। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित कारकों से होती है, यानी कि जनसंख्या जो है वो बढ़ता है, तो उसके अलग अलग कारण हैं, रीजन अलग अलग है जनसंख्या बढ़ने का। जैसे सबसे पहला, जन्म दर का अधिक होना, मतलब लोग बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं, बर्थ। ठीक है, मतलब पैदा हो रहे हैं आपके भाषा में। दूसरा, मृत्यु दर की कमी, यानी लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो जा रहे हैं। तो एक एक कंडीशन हो गया ये, क्या, जनसंख्या को बढ़ने का। ठीक है, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। ठीक है, तो ये भी है, भैया आजकल आदमी मर नहीं रहा है, डॉक्टर बचा ले रहा है, तो चिकित्सा अच्छा हो गया, है ना, मतलब इलाज अच्छा हो गया भैया, तो इसीलिए लोग कम मर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ रहा है। चौथा है बाल विवाह। ठीक है, चौथा क्या है, बाल विवाह। लड़का का 18 साल नहीं हुआ, शादी कर लिया, तो जल्दी लड़का भैया होगा, तो जल्दबाजी हुआ ना। जहां वो अपनी उम्र में 2 लड़का कर सकता था उसने 3 कर दिया, समझ रहे हो तुम। तो हो गया बाल विवाह में ज्यादा भैया बर्थ कर देना, ज्यादा लड़के पैदा करना, तो उस समय आप कर सकते हो। शिक्षा की कमी, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि कितना हमें अपने संतान को बढ़ाना है या परिवार को, है ना, बढ़ाना है, बस बढ़ाते जा रहे हैं, तो शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है। और छठा, परिवार नियोजन। ठीक है, तो ये 6 को याद रख लेना, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, वे मुख्य कारण जिनकी वजह से किसी जगह जनसंख्या बढ़ती है या घटती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या होते हैं, ऐसा कारण जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है या तो घट जाती है। क्लियर है, चलो इसके अंदर 3 चीज पढ़ेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्या पढ़ेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है,
सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के सामने है वह है जन्म दर। क्या है? बर्थ रेट। करा किसी जगह पर एक साल के अंदर प्रति 1000 जनसंख्या में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जैसे कह रहा है कि मान लो एक जगह है, एक क्षेत्र है, यहाँ 1000 लोग रहते हैं, एक साल के अंदर में मान लो 1000 लोग रह रहे हैं, तो एक साल के अंदर मान लो ये जगह है, यहाँ 1000 लोग रहते हैं, ऐसे समझो ये जगह है, यहाँ 1000 लोग रह रहे हैं, तो मान लो एक साल के अंदर में, ध्यान से समझना लाड लो, मान लो एक साल में 25 गो लड़का पैदा हो गए, तो ये जन्म दर कहलाएगा। मान लो 78 गो लड़का पैदा हो गए, 60 गो हो गए, 50 गो, 40 गो, तो एक साल के अंदर जितने लड़के पैदा होंगे वो जन्म दर होता है। तो यार मैं किसी जगह पर एक साल के अंदर प्रति 1000 जनसंख्या में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। अब ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो, अच्छे तरीके से समझोगे तो समझ जाओगे, कहोगे ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। जैसे एक जगह है, ठीक है, एक मान लो जगह है, यहाँ मान लो, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, इसमें मान लो 4 गो बच्चा एक साल के अंदर पैदा हुआ तो जन्म दर है। और अगर मान लो 1000 लोग रहते हैं, 6 गो की मृत्यु हो गई, 1000 में से 6 गो की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो ये हमारा मृत्यु दर कहलाएगा। कहोगे ठीक है सर, तो अच्छे तरीके से सब चीज समझ में आ जाएगा। देखो और भी एग्जाम्पल है, इससे गिनने का तरीका यह है, जिससे आप गिनोगे कैसे, मान लो वहां 1000 लोग रहते हैं, कितने? 1000 लोग रहते हैं, तो एक साल में उन लोगों, है ना, 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, यही जन्म दर कहलाता है। तो मान लो वही एक साल में 1000 लोग रहते हैं, तो उसमें कितने लड़के पैदा हो गए, ये जन्म दर कहलाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। कहोगे ठीक है सर, अच्छे से हमें समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो, जैसे अगर 1000 लोग में 25 बच्चे पैदा हुए तो 25 को जन्म दर है, 40 को पैदा हुए तो 40 को जन्म दर है। जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि किसी वर्ष में विशेष में जीवित जन्म, यानी कितना जन्म हुआ है एक वर्ष के अंदर, और किसी क्षेत्र में उस वर्ष की जनसंख्या, मतलब मान लो 25 को लोग पैदा हुए हैं, 1000 लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, तो जितना पैदा हुआ ऊपर, जितना क्षेत्र में रहते हैं नीचे, और हम 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जन्म दर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। पैसे निकालने उकालने के लिए नहीं देता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है लाडलो। कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया सब। दूसरा है मृत्यु दर, सेम वही है कि जब किसी जगह पर एक साल के अंदर प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वाले, मतलब 1000 लोग रहते हैं, इसमें मान लो 40 गो लोग मर गए, 20 गो लोग मर गए, 30 गो लोग मर गए, तो 40, 20 और 30 क्या है, मृत्यु दर है। मतलब जितना भी लोग मर गए, है ना, मृत्यु दर उसे कहते हैं। मान लो 1000 लोग रहते हैं, एक साल में 1000 लोगों में से कितने लोग मर गए, यही मृत्यु दर है। मतलब इस 1000 में कितने लोग मरे हैं, तो मृत्यु दर हो गया। जैसे मान लो 1000 लोग में 8 लोग मर गए, तो हमारा मृत्यु दर कितना हो गया, 8 हो गया। सिंपल है ना? कहोगे ठीक है सर। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, है ना, ये हटा दो, फॉर्मूला देखो, मृत्यु दर का किसी क्षेत्र में उस वर्ष की जनसंख्या, है ना, यानी उस वर्ष की जनसंख्या, मतलब मृत्यु वाला, आपने देखा था ना ऊपर जन्म वाला, तो ऊपर लिख दो कितना मृत्यु हुआ, मान लो 5 की मृत्यु हो गया, 1000 लोग रहते हैं, कितना से गुणा करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। याद रखना, जितने लोग मरते हैं या जन्म लेते हैं ऊपर रहता है, उस क्षेत्र में कितने लोग हैं नीचे रहता है, और 1000 से तो हमेशा गुणा होगा ही होगा। तो ये तुम्हारा हो गया जन्म दर मृत्यु दर। ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान होता है ना, 2 नंबर में बस पूछता है ना। देखो तीसरा हमारा है प्रवास। तीनों को ना हमें घटक जानना था जी। कहोगे हाँ जी सर। तो जन्म दर आपने जान लिया, मृत्यु दर आपने जान लिया, अब आप क्या जानोगे, प्रवास। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे मैं हो गया, कोई कारण है, मैं दिल्ली कमाने चला गया, मैं दिल्ली पढ़ने चला गया, मैं दिल्ली पढ़ाने आ गया, मतलब मैं कारणवश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ या आ रहा हूँ, तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास क्या होता है, जब कोई कारण से मनुष्य दूसरे जगह से किसी दूसरे जगह जाता है, या जहाँ है वहां से दूसरे जगह जाता है, तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के मुख्य कारण है रोजगार, जैसे कोई आदमी कमाने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सुरक्षा यानी युद्ध के लिए, हिंसा से बचने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए जगह छोड़ देता है, दूसरी जगह चला जाता है, अच्छी सुविधाएं के लिए, स्वास्थ्य के लिए। प्राकृतिक कारण से भी लोग
बाढ़, सूखा, अंधड़ तूफान ये सब आता है तो जगह को त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सब कारण थे प्रवास करने का। अब प्रवास के अंदर में हम दो चीज जानेंगे। जनसंख्या का प्रवास निम्न दो प्रकार से होता है, पहला अप्रवास, दूसरा उत्प्रवास। अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, ध्यान से देखना, ये सब याद करते चलो कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहले घटक जाना, अब हम लोग प्रवास में उत्प्रवास है ना और अप्रवास जान रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अप्रवास। जब कोई किसी दूसरी जगह से आकर, यानी मान लो दो जगह है, पहले व्यक्ति यहाँ रहता था, ठीक है, माने दूसरी जगह रहता था, कहोगे ठीक है पहला जगह है इसका, ठीक है, आपके इलाके में आ जाता है, मतलब पहला जगह पर आ जाता है, तो शहर या गांव में बस जाते हैं, तो उसे आप्रवास कहते हैं। आ का मतलब आना है, दूसरे जगह से हम लोग के पास आ गया है, दूसरे जगह से हम लोगों के पास कोई आ गया है, मान लो आपके पास कोई आ गया है, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रवास। यानी कोई कहीं से आ जाता है, गांव घर गांव में लौट आता है, तो उसे अप्रवास। जैसे बाहर लोग कमाने जाते हैं तो उत्प्रवास, और बाहर से घर आते हैं अप्रवास। कहोगे हम समझ गए सर, तो अप्रवास क्या होता है, यह आने की प्रक्रिया, जो लोग आकर बसते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं, यानी आके अब यहाँ बस गए, दूसरे जगह को छोड़ा, हम लोगों के पास आके बस गए, तो अप्रवासी लोग हो गए। इससे उस जगह की जनसंख्या बढ़ती है, मतलब जहां लोग आ गए है ना, तो वहां जैसे मान लो हमारे गांव में आगे लोग रहने के लिए बस गए, तो हमारी जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ेगी, और जहां से छोड़ के आए हैं वहां की जनसंख्या घटेगी। याद रखना, तो घटना और बढ़ना इस पे डिपेंड करता है उत्प्रवास और अप्रवास पे। उत्प्रवास क्या होता है, जब लोग अपने गांव, शहर या देश को छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने जाते हैं, जिसे आपके गांव में कोई रोक लेता है, बाहर चला गया पढ़ने, घूमने फिरने, ये सब करने के लिए, तो किस में आएगा, उत्प्रवास में, है ना। यह जानने की प्रक्रिया जिसे लोग छोड़कर जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं, यानी कि छोड़ के जाने वाले को उत्प्रवासी, और दूसरा जगह छोड़कर यहाँ आने वाले को अप्रवासी। इससे उस जगह की जनसंख्या कम होती है ना। कहोगे ठीक है सर, मतलब जहां से लोग छोड़ रहे हैं वहां जनसंख्या कम हो रहा है, जहां जाके बस रहे वहां बढ़ रहा है, सिंपल है। आपके गांव के लोग नौकरी के लिए मुंबई चले गए, तो आपके गांव का जनसंख्या कम हो गया, मुंबई का जनसंख्या बढ़ गया। अप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि तथा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आती है। तो अप्रवास उत्प्रवास है ना, तो वही कह रहा है कि अप्रवास का मतलब आना, तो आएंगे तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यहाँ बढ़ेगी। और उत्प्रवास मतलब यहाँ से लोग अगर बाहर जाएंगे तो जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी, यानी कि जनसंख्या घटेगा। सिंपल सा बात था। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देखेंगे। प्रवास को तो कारक प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर, एगो अपकर्ष कारक। ये प्रवास के प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन, प्रतिकर्ष और उपकर्ष। एक बार बोल, अपकर्ष, सॉरी, तो प्रतिकर्ष एक बार बोलेंगे और एक है अपकर्ष। कहोगे ठीक है, दोनों को समझते हैं कि प्रतिकर्ष क्या है। करें कि ये वे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी पुरानी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रतिकर्ष क्या होता है, एक ऐसा कारण, लोग मजबूर हो गए अपनी जगह को छोड़ने के लिए, अपने गांव को छोड़ने के लिए, शहर को छोड़ने के लिए, है ना, उसे ही पुश फैक्टर यानी कि प्रतिकर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिकर्ष, यानी कोई ऐसा कारण उनको मिल गया जिससे वो यह जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। और जाने वाले को क्या कहा जाता है, उत्प्रत्याशी। कहोगे ठीक है सर, जैसे नौकरी के कारण, खराब रहन सहन के कारण, राजनीतिक असंगति के कारण, बाढ़ सूखा भूकंप के कारण, बीमारियों के फैलने से लोग जगह छोड़ते हैं, तो ये सब कारण है ना। पुश फैक्टर आपने देख लिया, अब पुल फैक्टर देखोगे यानी कि अपकर्ष कारक। अपकर्ष क्या होता है, ये वे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग किसी नई जगह पर बसने के लिए आकर्षित होते हैं, ठीक है। कोई नई जगह है जहां लोग जाना चाहते हैं, तो जगह में कुछ खास बात होगा जो इन्हें आकर्षित कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं तो एक कारण हो गया, बेहतर सुविधा मिलता है तो एक भी कारण हो गया, शांति और सुरक्षा जगह मिलती है, अच्छा मौसम मिलता है ना, तो ये कारण हो गया। कहोगे ठीक है सर, है ना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिलता है, तो ये सब कारण होते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्ति कैसा होता है, जनसंख्या बढ़ने का नेचर क्या है, इतना ज्यादा कहीं जनसंख्या क्यों बढ़ जाता है। लगभग 10,000 साल पहले दुनिया में सिर्फ 50 लाख लोग थे। 10,000 साल पहले, 10,000 साल, ध्यान से देख लाडले, एक साल 10,000 साल में कितना अंतर है, कितना पीढ़ी खत्म हो गया होगा।
कहोगे सर 1200-1300 पीढ़ी खत्म हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही। समय के साथ यह संख्या बढ़कर, है ना, ईसा की पहली शताब्दी तक, यानी कि ईसा समझते हो, यीशु मसीह के जन्म से, है ना, पहले के शताब्दी तक 30 करोड़ से कम, और इसके बाद वृद्धि हुआ, धीरे धीरे जारी रही, और 1650 तक 50 करोड़ लोग हो गए। यानी 1650 ईस्वी तक लोग कितने हो गए? 50 करोड़ हो गए। उसके बाद फिर कह रहा है कि 1750 में 55 करोड़, 1850 में 100 करोड़, 1 अरब, यानी 100 करोड़ कहते हैं 1 अरब को पहुंच गई। अब बढ़ने की रफ्तार और तेज हो गई 1999 में, 21वीं सदी, 1999 अभी जो चल रहा था उसको 21वीं सदी बोलते हैं। शुरुआत में लगभग 6 अरब जनसंख्या हो गया था। 6 अरब का मतलब क्या है? 600 करोड़। सिर्फ 12 साल में यह जनसंख्या 7 अरब हो गया, यानी कि फिर से 100 करोड़ बढ़ गया। तो इस तरीके से आंकड़ा दिया गया है कि जनसंख्या कैसे बढ़ा। तुलना करोगे तो पहले 1 करोड़ लोग होने से 10 लाख मतलब 10 लाख साल से भी ज्यादा लगे थे। जो पहला 1 करोड़ लोग हुए थे, पहला 1 करोड़ जो लोग हुए थे, पहली बार पैदा हुए थे धरती पर, तो उनको 1 करोड़ लोग को पैदा होने में 10 लाख साल लग गया था, उससे भी ज्यादा। लेकिन 5 अरब से 6 अरब होने में सिर्फ 12 साल लगे थे। सोचो, 5 ले 6 अरब होने में मात्र 1 साल 12 साल लगा था, है ना। इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश में, हमारे देश का, पूरा दुनिया कह सकते हो। आज सबसे ज्यादा लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन सबसे तेज जनसंख्या बढ़ने की दर अफ्रीका में है। यानी एशिया महाद्वीप में लोग तो रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? अफ्रीका। बढ़ रहा है तेजी से। हर साल करीब 8 करोड़ नए लोग दुनिया की गिनती में जुड़ जाते हैं। 8 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर को समझते हैं, वो सब एक फैक्टर था, और नहीं भी आप याद करोगे, नहीं भी समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा एग्जाम में नहीं आता। वो बस समझाने के लिए मैंने कहा कि इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। अब हमारा टॉपिक है एग्जाम के पर्पस से, जनसंख्या वृद्धि दर। ये क्या होता है? यह बताती है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है या घट रही है। कोई भी पूछेगा जनसंख्या घटने और बढ़ने का कारण क्या है, तो जन्म, है ना, मतलब जो होता है ना जनसंख्या वृद्धि दर, वो होता है। कहोगे ठीक है। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, कितना बढ़ा कितना घटा, मतलब कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गया, कितना प्रतिशत जनसंख्या घट गया, ये जनसंख्या दर बताती है प्रतिशत में। तो पूछा कि जनसंख्या दर का इकाई क्या है, तो प्रतिशत भी आप बता सकते हो। जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि देखेंगे, है ना, कहेंगे जब किसी समय, है ना, समय को अवधि भी कहा जाता है, तो जब किसी समय में जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो तो जनसंख्या बढ़ती है। क्या कर रहे हैं? जन्म दर मृत्यु से ज्यादा हो तो भैया हर बार मान लो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं लड़का लड़की मिला के, तो मरने वाले की जनसंख्या 400 है, 300 है। मरते कम लोग हैं, पैदा ज्यादा होते हैं, तो जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि कहते हैं, है ना। या जब बाहर से लोग आकर बस जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। देखो, पहला कारण तो है कि लड़का जन्म ज्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रहा है। एक कारण है जनसंख्या घनात्मक होने का, यानी कि बढ़ने का। घनात्मक मतलब प्लस होने का, यानी बढ़ने का। कहोगे ठीक है सर। यानी कि पहला कारण है कि जन्म ज्यादा, मृत्यु कम हो रहा है। दूसरा कारण है कि लोग आते हैं और क्या करते हैं? अप्रयास करते हैं, है ना। अप्रयास करते हैं मतलब आके बसते हैं। कहोगे ठीक है। उदाहरण के लिए 1000 लोग तो 1010 लोग, ठीक है। जनसंख्या की ऋणात्मक विधि अब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक था, यहाँ दूसरा टॉपिक है। मतलब यहाँ पहले लोग 1000 थे, 1010 हो गए, मतलब जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। जब किसी समय अवधि में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या घटती है। क्या कर रहे हैं? जन्म से मृत्यु दर क्या हो? कम हो। याद रख लेना, है ना। यानी कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जन्म लेने वालों की संख्या कम है, तो उसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक यानी कि जनसंख्या में घटौती कहते हैं। या दूसरा कारण, जब लोग देश छोड़कर चले जाते हैं तो जनसंख्या घटती है। उदाहरण के लिए 1000 लोग थे, कम होकर 995 हो गए, यानी 5 लोग चले गए, ठीक है, मर गए या तो बाहर निकल गए, तो था। तीसरा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, तो मतलब सिर्फ जन्म और मृत्यु को देखकर जनसंख्या में बढ़ोतरी गिनना, है ना। मतलब जन्म और केवल मृत्यु को लेकर आप ये कह रहे हो कि या तो जनसंख्या बढ़ी है या तो जनसंख्या बढ़ी है। आप अप्रवास उत्प्रवास नहीं देख रहे हो, आना जाना, है ना, जगह छोड़ के, वो नहीं देख रहे हो। सिर्फ जन्म और मृत्यु को देखकर जब जनसंख्या बताई जाती है कि बढ़ी है या घटी है, तो उसे जनसंख्या का प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अगर जन्म
ज्यादा और मृत्यु कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जन्म कम और मृत्यु ज्यादा है, ठीक है, एक ही पॉइंट और 2 बार लिख दिया है क्या, जनसंख्या घटेगी। अगर जन्म कम, यहाँ देखो जन्म ज्यादा है, जन्म ज्यादा मृत्यु कम हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन जन्मे कम लोग ले रहे हैं, जैसे 10 गो लोग जन्म लिए और मृत्यु ज्यादा मतलब 12 गो लोग मर गए, तो जनसंख्या घटेगी ना। कहोगे हाँ जी सर। इसमें बाहर से आने वाले यानी कि अप्रवास या बाहर जाने वाले उत्प्रवास लोगों को नहीं गिना जाता है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में केवल जन्म और मृत्यु को देखकर बताया जाता है कि जनसंख्या बढ़ी है या घटी है। इसमें उत्प्रवास अप्रवास को नहीं जोड़ा जाता है, मतलब आने वाले और जाने वाले को। किसी गांव में साल में 50 बच्चे पैदा हुए, 20 मर गए, तो ये तुम्हारा क्या है, बताना जा रहा वृद्धि है, जनसंख्या का घनात्मक वृद्धि। एक होता है ऋणात्मक वृद्धि और एक होता है प्राकृतिक वृद्धि। क्लियर है, समझ में आ गया तीनों। कहोगे हाँ जी सर। प्रवास के कारण प्रकार मुझे मजा आता है भाई पढ़ाने में, है ना। आसान आसान जो टॉपिक होता है ना, मैं खुद क्या बोलूं। प्रवास के प्रकार देखेंगे तो अस्थायी प्रवास, अस्थायी या मौसमी प्रवास, गांव में है ना, गांव से गांव का प्रवास, गांव से नगर का प्रवास, गांव से है ना नगर से नगर का प्रवास और नगर से गांव का प्रकार। मतलब इसका मतलब क्या है, कुछ लोग एक ही जगह रहते हैं पूरा जीवन। दूसरा अस्थायी मौसमी प्रवास, यानी कि मौसम को देखकर जगह बदल देते हैं। तीसरा एक गांव से दूसरे गांव में जाकर रहते हैं। गांव से नगर, कोई गांव छोड़कर नगर में बसता है। नगर से कोई नगर में जाता है दूसरे नगर में, और नगर से कोई गांव में आ जाता है। तो ये सब तुम्हारे प्रवास के प्रकार थे, है ना। जिसे आकर एक हमेशा के लिए दूसरी जगह बस जाना, उसको अस्थायी प्रवास कहते हैं। ठीक है। कुछ समय या मौसम के लिए दूसरी जगह जाना, वो मौसमी प्रवास या अस्थायी प्रवास होता है। गांव से गांव का प्रवास, एक गांव से दूसरे गांव में जाना। गांव से नगर प्रवास, गांव से शहर जाना। नगर से नगर का प्रवास, एक शहर से दूसरे शहर जाना। और नगर से गांव का प्रवास मतलब शहर से गांव वापस जाना। तो ये सब चीजें थी, है ना। अब हम जानेंगे लिंग अनुपात क्या होता है। अभी तक हम लोग अच्छे तरीके से सब चीजों को जान रहे थे। क्लियर। अरे अभी तक 18-20 मिनट तो पढ़े हो यार, 30 मिनट कम से कम पढ़ो तब चैप्टर खत्म होगा। फिर सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव कर लेना, 2 गो चैप्टर खत्म। मई में टारगेट है हम लोगों का कम से कम 3 गो चैप्टर, फिर जून में 3 गो चैप्टर, फिर जुलाई में 3 गो चैप्टर, यानी जुलाई तक हम लोग 9 चैप्टर तक पहुंचेंगे। मतलब पार्ट 1 खत्म करके पार्ट 2 पढ़ेंगे। कहोगे ठीक है। तो इस तरीके से, और जुलाई अगस्त तक तुम्हारा पूरा खत्म। अच्छा, ये लिंग अनुपात क्या होता है जरा बताना। पहले तो तुम सब समझ गए हो, है ना। उत्प्रवास, है ना, अप्रवास, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या में मतलब धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि। कहोगे हाँ जी सर, ये सब हम समझ गए। लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब 1000 अगर आदमी है तो उस पर मान लो 998 महिला है, ठीक है। मान लो 990 महिला है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात का मतलब है पुरुषों और महिलाओं की गिनती का तुलना करना, यानी पुरुष कितना है महिला कितना है, दोनों की गिनती करना। ठीक है। हम इसे ऐसे मापते हैं कि, है ना, अगर 1000 पुरुष हो तो उसी जगह पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है। इस तरह से हम लिंग अनुपात निकालते हैं। जैसे मान लो एक जगह है तो जगह में पुरुष कितना है और महिलाएं कितनी है ना, तो उनकी जनसंख्या को बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में 1000 पुरुष है और 950 महिलाएं हैं तो वहां का लिंग अनुपात 950 होगा। अगर 1000 पुरुष और 1050 महिलाएं हैं तो लिंग अनुपात 1050 होगा। यानी कि, है ना, याद रख लेना अच्छे तरीके से। क्लियर है ना। कहोगे ठीक है। मतलब पुरुष के मुकाबले जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, वो अनुपात होंगी। लिंग अनुपात कैसा निकलता है, स्त्री की संख्या ऊपर, जिसे 950 स्त्री थी और पुरुषों की संख्या नीचे, मतलब 1000 थे, और यहाँ पर 1000 से हम गुणा कर देंगे तो 1000 से 1000 खत गया, इसलिए 950 कहा गया था कि 950 लिंग अनुपात होगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक गांव में 1200 लोग हैं और वहाँ पर 1150 महिलाएं हैं, तो 1000 से गुणा कर दोगे तुम। कहोगे ठीक है, 1 से 1 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म, 2 5 6 10 खत्म, 2 6 12 खत्म। और कट सकता है, नहीं कटेगा। 1150 है, 1 कट जाएगा, 2 3 6, ठीक है। 2 5 6 10, 1 दिया, 2 7 14, 1 दिया,
10 हो गया, 2 पचे 10। अब तुम्हारे पास 575 बाटा में 3 हो गया और गुणा में 5 है, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 50 25, 7 5 35 और 2 37, 3 हासिल, 50 25 और 3 28, अब बाटा में 3। अब तुम यहाँ भागा कर दो, 3 9 27, तो ये 3 9 27, 1 दिया इसको, 3 5 15, 2 दिया इसको, 25 हो गया, 3 8 24, पॉइंट में जाएगा 3 3 3, तो ये तुम्हारा लिंग अनुपात हो गया, यानी कि 958 पॉइंट कुछ 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 चला जाएगा, है ना। ये मैथ का कैलकुलेशन है लाडले, मेरे को तो आता है ना। तो ये सब आ गया, इतना ज़्यादा जोर मत दो, निकालने के लिए नहीं देता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आप समझ गए हो लिंग अनुपात क्या होता है, कैसे निकलता है, कहोगे हाँ जी सर। देखो, संसाधनों की कमी, खाना पानी जमीन ऊर्जा जैसी चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म होने लगती है, तो संसाधन की कमी है। अच्छा, संसाधन क्या होता है, तुम्हारे लाइफ में जो जरूरी वाली चीज़ें हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, है ना, घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो ये सब जरूरी वाली चीज़ें हैं। तो जब जरूरी वाली चीज़ें आपकी खत्म होने लगती है, यानी संसाधन में कमी आने लगती है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कचरा धुआं गंदगी बढ़ने लगती है, हवा पानी खराब होने लगता है, जमीन प्रदूषित हो जाते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण का मतलब प्राकृतिक चीजें जो भी है, जैसे हवा धुआं, ठीक है, पेड़ पौधे जमीन, ये सब प्राकृतिक है, भगवान का दिया वजह से आप कहते हो। चलो, भूखमरी और अशांति क्या है, खाने की कमी, बीमारियों का फैलना और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाना, ये भूखमरी और अशांति की, है ना, चीजें। लास्ट अब पढ़ लेंगे, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में ये चैप्टर, ठीक है। बस हर टॉपिक मतलब जो टॉपिक तुम्हें बताता हूँ उसे तुम समझो बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये क्या होता है, यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई समाज ग्रामीण, है ना, या खेतीहर और अशिक्षित अवस्था में होता है, तब वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा होता है। यह सिद्धांत कहता है, यानी कि जनांकीय सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई समाज ग्रामीण यानी गांव हो, या खेतीहर हो जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, या अशिक्षित हो जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस अवस्था में वहाँ का जो जन्म दर होता है, मृत्यु दर जो होता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं गया है, मतलब पढ़ाया नहीं गया है कि 2 ये लड़का पैदा करो, 3 करो, 10 पैदा कर देते हैं, है ना। ये सब नहीं आगे का सोचा जाता है, इतने पैदा करोगे तो तुम्हें इतना कमाना पड़ेगा, इतना गरीबी आ जाएगा, तुम्हारा पीढ़ी नीचे चला जाएगा, लड़ झगड़ के मरने लगेंगे, ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता, शिक्षा नहीं दिया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। और उनको आइडिया भी नहीं होता कि हम कैसे इनका पालन पोषण करेंगे, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कमजोरी कैसे होगा, दिक्कत कैसे आ सकती है शरीर में, कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मरते भी ज़्यादा है। तो जनांकीय सिद्धांत कहता है कि जहाँ के लोग शिक्षित नहीं है ना, भूमिधर हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, समाज गांव हो गया, तो वहाँ जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वह समाज तरक्की करता है, मतलब अच्छा करता है, ग्रो करता है, अर्थात नगरीय यानी कि शहरीय बनता है, औद्योगिक और साक्षरता बनता है, मतलब पढ़ता है लिखता है व्यवसाय करता है, तो धीरे धीरे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होने लगती है। यानी कि वही लोग अगर शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो कम हो जाता है मृत्यु और जन्म का। यह परिवर्तन 3 अवस्था में होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है। तो जनांकीय आप समझ गए हो कि क्या होता है, लेकिन जनांकीय चक्र में 3 गो। प्रथम अवस्था क्या होता है, इस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा होती है प्रथम अवस्था में, यानी लोग मरते भी ज्यादा हैं और जन्म भी ज्यादा लेते हैं। लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि शिक्षा और जागरूकता कम होती है उनके अंदर में, बीमारी महामारी और खराब स्वास्थ्य सुविधा के कारण बहुत लोग मर भी जाते हैं। तो ये था तुम्हारा प्रथम अवस्था की जन्म ज्यादा और मृत्यु ज्यादा होती है। नतीजा, जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। उदाहरण, 2 साल पहले ज्यादातर देश इसी अवस्था में थे, आज भी बांग्लादेश इसी अवस्था में है, वो काफी, है ना, करीब है। द्वितीय अवस्था, शुरुआत में जन्म दर ज्यादा रहती है, मतलब ज्यादा लोग जन्म लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जन्म दर इसमें कम होने लगता है ना। स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयाँ, सफाई बेहतर होने से मृत्यु दर तेजी से घट जाती है, यानी कि लोग कम मरने लगते हैं क्योंकि उनका इलाज होने लगता है। इस वजह से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि जन्म दर ज्यादा होता है और मौतें कम होने लगती है। पहला अवस्था में जन्म भी ज्यादा, मृत्यु भी ज्यादा। दूसरा अवस्था में जन्म ज्यादा और लोग शिक्षित होने लगे तो मृत्यु कम। अब तीसरा में न कंट्रोल करेंगे पैदा करना बच्चा। कहोगे हाजी सर, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है तो जनसंख्या
बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, मतलब जनसंख्या भी तेजी से नहीं बढ़ती है, और कई बार लगभग स्थिर हो जाती है, मतलब समान हो जाती है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा आमतौर पर विकसित देशों में होता है, जो देश बहुत डेवलप है, बहुत विकसित हो रहे हैं, उनके पास एजुकेशन है, सब चीज़ है, तो ऐसे देशों में ये देखा जाता है कि जन्म दर भी रुक गया है उनका। ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है उन लोगों का। उदाहरण कनाडा, जापान और अमेरिका ऐसे शहर है जहाँ पर जन्म अब बहुत मतलब कॉमन तरीके से हो रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहे लोग, दो को करके छोड़ दे रहे हैं इस तरीके से, और हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ें। अगला है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या को कैसे आप काबू में ला सकते हो, इतने तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसका कारण तो आपको पता चल गया, सब चीज़ आपने पढ़ लिया, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय जो है वो निम्नलिखित है, निम्नलिखित बहुत सारा है। जैसे परिवार नियोजना, बच्चों की संख्या नियंत्रण करना, है ना, मतलब बच्चा पैदा कर रहे हो तो भाई नियंत्रण में रखो, नियंत्रित कर लो, कहोगे ठीक है। महिलाएं सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को शिक्षा और अधिकार देना। अगर महिला पढ़ी लिखी रहेंगी, उनको अधिकार रहेगा अपना हक, अपना अधिकार छीनने का, अपना डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, तो बच्चा ज़्यादा पैदा ही नहीं करेंगे। ठीक है, विवाह की आयु वृद्धि, है ना, शादी देर से करना, बाल विवाह रोक देना, क्योंकि 18-15 साल में ब्याह हो रहा है, एजुकेशन कम है, शिक्षा कम है, 4-5 को बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, तो इसलिए उम्र अच्छा हो जाए, 22 साल 23 साल हो जाए, 21 साल हो जाए, तब शादी करना। संतान सीमा, ज़्यादा बच्चे ना होना, ये भी एक सीमा है, मतलब एक रोक लगाया जाए। अगला है शिक्षा प्रसार, पढ़ाई का फैलाव हो, सबको पढ़ाया जाए। यौन शिक्षा, शरीर और प्रजनन की जानक, यानी कि लोगों को शरीर के बारे में जानकारी दो, यौन के बारे में जानकारी दो, है ना, सेक्सुअल चीज़ों को लेकर, जो दो बॉडी आपस में मिलती है जिससे विकार उत्पन्न होता है, लड़के पैदा होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जाए। कर निरुत्साह, यानी बड़ी परिवार पर टैक्स लगाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अगला है कि मालास्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो मालास्थस का। जैसे मालास्थस के अनुसार संसाधनों की वृद्धि सामान्य गति से 1 2 3 4 जैसे होती है, जबकि जनसंख्या में वृद्धि दोगुनी गति से चल रही है, होती है, जिससे परिणाम स्वरूप जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि भरण पोषण असंभव हो जाएगा और भूखमरी, है ना, कुपोषण आदि जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि मलस्थान का कहना क्या है कि जो जनसंख्या है 1 2 3 4 ऐसे करके होनी चाहिए, जबकि जनसंख्या में वृद्धि दोगुनी हो रही है, 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके लोग पैदा हो जा रहे हैं। ठीक है, पहले एगो इंसान था, उसने 2 बच्चा पैदा किया, फिर वो 2 गो इंसान हुए तो उन दोनों ने मिलकर 4 गो लड़का पैदा कर दिया, फिर वो 4 गो हो गए गार्जियन, उन्होंने मिलकर सब 8 गो पैदा कर दिया, फिर 8 गो गार्जियन हो गए, फिर उन्होंने सब मिलकर 16 गो बच्चा पैदा कर दिया, फिर 16 गो मान लो गार्जियन हो गए, 16 गो बाप बन गए, तो फिर 32 को लड़का पैदा कर दिया, तो दोगुना आंकड़ा से सब चल रहा है ना। तो ये मालास्थन ने कहा था कि ऐसे बहुत जनसंख्या बढ़ जाएगी। मालास्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिसने 1798 में जनसंख्या सिद्धांत नामक लेख लिखा था। तो जनसंख्या नामक सिद्धांत कब लिखा गया था? 1798 में। क्या लिखा था? मलस्थस। एक बार बोलो, किसने लिखा था? मलस्थस ने लिखा था। मलस्थस के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रित करने के 2 तरीके थे। पहला है ना कृत्रिम निरोध। ये क्या होता है? बड़ी उम्र में विवाह कर दो, यौन संयम रखो, है ना, मतलब यौन पे संयम रखो। जैसे मान लो मन कर दे तो जाओ, सेक्स वगैरह ये सब चीज़ें जो होती है बहुत, है ना, कॉमन करो, अपने आप पे कंट्रोल करो, भावनाओं में मत बह जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मतलब ये सब चीज़ें उतना मत करो। ठीक है ना। और दूसरा प्राकृतिक निरोध था कि अकाल, महामारी, बीमारी, प्राकृतिक, है ना, मतलब जैसे सुनामी, चक्रवात आदि, ये सब इस सब से जनसंख्या कंट्रोल में आती है। मतलब मान लो सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, ढेर सारे लोग मर गए, तो इससे भी जनसंख्या कंट्रोल हो रही है ना। तो 2 कारण उन्होंने दिया था मलस्थस ने, है ना, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। पहला, ये सब सेक्स वगैरह बहुत मत करो, है ना, ठीक है, अपने मतलब यौन पे, है ना, ये सब जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसे कंट्रोल में लाओ। ठीक है, अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। आज आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 2। उसके बाद चैप्टर 3 मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर इकोनॉमिक्स वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका भी सेम यही चलेगा, जियोग्राफी में 2, इकोनॉमिक्स में 2, जियोग्राफी में 3, तो फिर इकोनॉमिक्स में 3, ऐसे करके आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, है ना, विथ डेडिकेशन, अच्छे तरीके से मस्ती में पढ़ते रहेंगे, मचा डालेंगे, है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ला डालो।